हमारे खाने में कोई कीड़ा वगैरह कुछ निकल गया हो तो हम फूड को ले सकते हैं और फूड का हम खुद ही सैंपल टेस्ट करा सकते हैं। MRP से ज़्यादा पैसे वसूल करता है तो आपके पास बिल अगर है तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो दुकानदार बिल देते ही नहीं है तो उन पर कैसे कार्रवाई होगी? शहरों में या स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो अडल्ट्रेशन होती है वो दूध की होती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल का प्राइस था 20 रुपये और उसने मेरे से लिए 30 रुपये। मैंने कहा 10 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के? कहते कूलिंग चार्जेस के। अच्छा। मैंने वहाँ पे उसकी वीडियो बनाई और मैंने उस गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में लोग अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। दुकान से सामान आता है, होटल रेस्टोरेंट में जाकर हम खाना खाते हैं और बहुत सारी ऐप्स के ज़रिए हम घर पर बैठकर खाना ऑर्डर भी करते हैं। लेकिन इस सारे समय में लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार लोगों को लगता है कि उन्हें ठग लिया गया है, कई बार MRP से ज़्यादा पैसे वसूल कर लिए जाते हैं और कई बार खाना अच्छा नहीं मिलता है या उसमें कीड़ा भी निकल जाता है। तो ऐसी सारी समस्याओं के साथ जो लोग जूझ रहे हैं वो कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एडवोकेट गौरव सिंह राणा के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज आपने हमें फिर से मौका दिया अपने दर्शकों के साथ रूबरू होने का। और अब ये टॉपिक है ये काफ़ी मतलब एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस फैलाने की हम सबको ज़रूरत है। जी सर, सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि जैसे दुकानदार जो हैं वो सामान बेचते हैं, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या होटल्स और रेस्टोरेंट पर भी यही बात लागू होती है? उन्हें खाना बेचने के लिए क्या लाइसेंस लेना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके जो ये FSSAI है और FSS एक्ट है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, फिर हम लाइसेंस की बात करेंगे। देखिए, जो ये FSS एक्ट था, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल, उस टाइम 2006 में ये बिल पास हुआ था और फिर इसको एक्ट बना दिया गया था। जो पहले एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, उसमें जो मेजर्स थे या जो पेनल्टीज थी वो इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं थी, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, तो लोग बच जाते थे। तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी जो पुराने एक्ट्स थे वो रिप्लेस करके ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में लागू किया गया था। और इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर सेक्शन 31 जो कि ये बताता है कि हर जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो या कोई भी दुकानदार हो या कोई भी स्वीट शॉप हो, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस हो, जैसे मीट सेलर्स हो गए, मीट सप्लायर्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज भी होगी, इन सब को जो FSSAI की तरफ से जो लाइसेंस है 14 डिजिट न्यूमेरिक कोड एक मिलता है, वो लेना अनिवार्य है। अगर कोई पर मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई भी व्यक्ति या कोई भी विशेष वो लाइसेंस नहीं लेगा तो उसके ऊपर 5 लाख तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल टर्म भी हो सकती है। जी, तो सर ये बताइए कि जैसे दुकानदार हैं, कई बार वो एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है और वो सामान बेचते रहते हैं। कई लोग हैं पढ़े लिखे होते हैं, वो देखते हैं कि एक्सपायरी डेट निकली हुई है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं उस दुकानदार की? दूसरा ये भी पूछना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें नहीं पता चलता है कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, पर वो खाना खाते हैं या वो पैकेट फूड खाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। क्या उसके बाद भी उस कंसर्न्ड जो शॉपकीपर है उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, जो ये अभी सरकार ने 1 अक्टूबर से पहले ये मतलब काफ़ी तरह टाइम से ये मुद्दा उठा रहा है, जो FSSAI का लाइसेंस है जो अनिवार्य किया गया है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई रेस्टोरेंट्स हो गए, कई शॉपकीपर हो गए, है ना, या कई मिठाई वाले हो गए, ये अगर इनकी कंप्लेंट करने में लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ना तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है,
तो इनको कंप्लेंट करने में इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोग फेस करते थे। तो इसकी वजह से ये गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए हैं भी, ये FSS जो 14 डिजिट्स का न्यूमेरिक कोड है ये सबको लेना पड़ेगा, और जब भी अपने कैश मेमो पे और अपने बिल पे और अपनी शॉप्स के बाहर डिस्प्ले बोर्ड्स पे ये लगाना पड़ेगा। ये हमारा 14 डिजिट का न्यूमेरिक कोड है, ताकि ग्राहकों को कंप्लेंट करने में आसानी हो सके। अब बात करते हैं हम जैसे ये एक्सपायरी सामान। देखिए, इसकी हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। सरकार भी बहुत ज़्यादा मेजर्स इसके लेती है, जैसे कई डिस्ट्रिक्ट्स में कई जगह पे सरकार के कई अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं इसको लेकर। जो ये इंसान जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपायर्ड चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे अगर हम कोई एक्सपायर्ड चीज़ खा लेते हैं, स्टमक प्रॉब्लम, लीवर इन्फेक्शन, काफ़ी तरह की हम दिक्कत फेस कर सकते हैं। तो हमें इन जैसे जो भी इन जैसे व्यक्ति हैं या जो भी शॉपकीपर्स हैं, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो हम उनके खिलाफ उनका एक विद प्रूफ जो उनकी लेबलिंग पे प्रिस्क्राइब्ड है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, लॉट नंबर, सारा उसकी फ़ोटो क्लिक करके consumerhelpline.government.in की वेबसाइट है, काफ़ी टोल फ्री नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं FSSAI द्वारा भी, कंज्यूमर हेल्पलाइन द्वारा भी, गवर्नमेंट द्वारा भी। हम उनकी कंप्लेंट उनको कर सकते हैं और साथ में फ़ोटो प्रूफ अटैच कर सकते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एज़ पर लॉ होती है। जी सर, ये कार्रवाई जो है वो कहाँ पर होती है? क्या ऑनलाइन इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है या फिर जो कोर्ट बने होते हैं वहाँ पर जाना पड़ता है? नहीं, इसकी कंप्लेंट ऑनलाइन हो जाती है। इसकी कंप्लेंट कंज्यूमर हेल्पलाइन गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसकी आप जैसे कई केसेस अपना जो भी हैं, ये हमारे कंज्यूमर हेल्पलाइन के लिए फॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म, और फिर नेशनल लेवल पे नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म। तो इन फॉर्म्स में इनमें अपना ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए पर्सन अपना केस कर सकता है और इनकी सुनवाई होती है और जो भी न्याय है वो मिल जाता है। सर, MRP की बात करेंगे। कई ऐसे दुकानदार हैं, खास करके जो हमारे गांव में छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो बिल नहीं देते हैं। अक्सर कह दिया जाता है कि अगर कोई भी दुकानदार MRP से ज़्यादा पैसे वसूल करता है तो आपके पास बिल अगर है तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो दुकानदार बिल देते ही नहीं है तो उन पर कैसे कार्रवाई होगी? इसलिए पूछना चाहेंगे क्योंकि आजकल ऑडियो रिकॉर्डिंग का ज़माना है। अगर कोई कंज्यूमर जो है वो उस दुकानदार की पूरी रिकॉर्डिंग कर लेता है कि हाँ, ये दुकानदार MRP से ज़्यादा कीमत पर हमें सामान बेच रहा है, तो क्या वो बतौर सबूत मानी जाएगी रिकॉर्डिंग? जी बिल्कुल, बतौर सबूत मानी जाएगी। आप उस रिकॉर्डिंग को अपनी कंप्लेंट के साथ अनेक्स कर सकते हैं और उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी, क्योंकि कोर्ट में अगर आप किसी चीज़ का एविडेंस प्लेस ऑन रिकॉर्ड करते हैं तो कोर्ट उसको ज़रूर संगीन में लेती है और उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होती है। देखिए मैम, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 36 लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो MRP है, MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कोई भी उसके ऊपर बेच नहीं सकता। उससे नीचे ज़रूर बेच सकते हैं, तब भी उनको प्रॉफिट, उनका मार्जिन उसमें बच जाता है। लेकिन कई ऐसे इंसान हैं जो कई मतलब जिनको ज़्यादा लालच होता है, जो लालची तरह के इंसान होते हैं। अब हम कहीं चले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं, मैं आपको एक घटना बता देता हूँ। मैं एक बार बस स्टैंड पे गया, बस स्टैंड पे मैंने वहाँ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली। कोल्ड ड्रिंक की बोतल का प्राइस था 20 रुपये और उसने मेरे से लिए 30 रुपये। मैंने कहा 10 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के? कहते कूलिंग चार्जेस के। अच्छा। मैंने वहाँ पे उसकी वीडियो बनाई और मैंने उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिए उस समय पे। तो हम सबको अवेयरनेस होना पड़ेगा, इस चीज़ की अवेयरनेस हमें जितनी ज़्यादा हो सके फैलानी पड़ेगी लोगों के बीच में भी। ये जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इससे ऊपर आपसे कोई चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो ये एक तरह की इल प्रैक्टिस है। इसे रोकने के लिए जो जितने भी हम एजुकेटेड या नॉलेजेबल सिटीजन्स हैं, हमें इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि इससे लोगों को भ्रमित ना किया जा सके और लोगों का नुकसान ना हो।
ये एक बहुत ही मतलब इल प्रैक्टिस है। इससे आप देखो कितनी चीज़ों को आप बढ़ावा देते हो। कोई बंदा अगर आपसे एमआरपी से ज़्यादा चार्ज करता है, एक तो टैक्स इवेजन, ठीक है, क्योंकि उसको उसका कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और एक वो कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन होती है उससे, ठीक है। कंज्यूमर अपना हार्ड अर्न्ड मनी से कोई चीज़ खरीदता है और हम क्यों किसी को एक्स्ट्रा चार्जेस दें जब अब आप देखो ये एक और एक्ट की मैं आपको बात बता देता हूँ। पैकेज्ड कमोडिटीज़ एक्ट है। जो भी पैकेज्ड फूड आता है उसके ऊपर सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है एमआरपी, उसकी सारी लेबलिंग के और उसका जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर, उसका लॉट नंबर, सारी डिटेल्स उसके ऊपर होनी चाहिए और उसके ऊपर एक एमआरपी लिखा होता है। उस एमआरपी से आप ऊपर नहीं बेच सकते। तब भी ऐसे कई दुकानदार होते हैं जो करते हैं, तो इसके खिलाफ आप उनका एक एविडेंस इकट्ठा कीजिए, आपके और उसके बीच की लेन देन या उससे बिल की कोई मांग कीजिए और उसकी कंज्यूमर हेल्पलाइन पे या ऑनलाइन पोर्टल्स पे कंप्लेंट कीजिए। आपका ज़रूर रिड्रेसल आपकी ग्रीवियंस का ज़रूर होगा। जी सर, मिलावट की बात करते हैं। अगर पैकेट फूड है उसमें मिलावट है तो डेफिनेटली जो कंसर्न्ड कंपनी है उस पर केस हो सकता है। अब दूध वाला अगर मिलावट कर रहा है, दूध में पानी डाल रहा है या फिर आजकल जो वीडियोस बहुत वायरल होती है कि उसमें कुछ सरफ या और प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है दूध की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ाने के लिए। अब दूध वाला अगर मिलावट करे या ऐसे लोग जो खुले में सामान बेच रहे हैं वो मिलावट करें तो किस पर केस होता है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही वैसे वास्ट टॉपिक है अगर हम इसके ऊपर पढ़ें, पर मैं आपको ब्रीफली ये आपको मैं बता देता हूं। ये प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट एक आया था जिसको रिप्लेस कर दिया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ने 2006 में। इसके अंदर इनकी काफ़ी सेक्शन 48 से लेके 60 तक इसकी पेनल्टीज़ हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, जो हर एक मतलब इंसान को ज़रूर पढ़नी चाहिए। पेनल्टीज़ हैं और इसमें एक पीछे सर्वे हुआ था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मिल्क एडल्ट्रेशन के लिए एक याचिका दायर हुई थी। उस याचिका में सबसे ज़्यादा जो शहरों में या स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो एडल्ट्रेशन होती है वो दूध की होती है और दूध की पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन में सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन होती है। उसमें काफ़ी जगह से दूध के सैंपल्स उन्होंने उठाए FSSAI ने, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 2011 में लागू की गई थी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत, ठीक है। उस अथॉरिटी ने अपने जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने सैंपल उठाए और आपको यकीन नहीं होगा सबसे ज़्यादा जो एडल्ट्रेटेड चीज़ थी वो दूध था। और जितने भी सैंपल्स लिए गए, मतलब 100% सैंपल्स लिए गए, उसमें से 69% जो सैंपल्स थे वो सारे एडल्ट्रेटेड थे। और जो वो सारे एडल्ट्रेटेड, उनमें जो इंजूरियस टू हेल्थ है, देखिए आप दूध पीते हैं, दूध से आपको अगर एडल्ट्रेटेड होता है आपको स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्टमक अपसेट हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें यूज़ करते हैं कास्टिक सोडा, चॉक पाउडर, डिटर्जेंट और भी काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स ये दूध को बनाने के लिए या दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको संगीन रूप से लिया और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 272 इंडियन पीनल कोड में इसको लिया भी। जो पहले 5 या 7 साल की सज़ा थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको बढ़ाकर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया इसके अंदर, क्योंकि ये अडल्ट्रेशन है जो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा फैल चुका है इंडिया के अंदर, तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फैल चुका है। कुछ भी आपको मतलब प्रॉपर और न्यूट्रिशियस नहीं मिलता उसकी आपको, जैसे अब आप ले लो चाय पत्ती, चाय पत्ती में जो उसके साथ के जो अलग पत्तियां होती हैं वो मिला देते हैं, जिससे लीवर इन्फेक्शंस काफ़ी बंदों को फेस होती हैं, कैंसर भी होता है। कॉफ़ी सीड्स हैं, जैसे कॉफ़ी बनती है, कॉफ़ी में टैमरिंड सीड्स मिला देते हैं उसको बढ़ाने के लिए उसकी क्वांटिटी। वीट में एक ऐसी एक वो आता है एर्गोट करके, जैसे हम जो आटा खाते हैं, हम सरकार लेते हैं, पैकेट्स लेते हैं ना, कोई भी आटा हो गया, उसमें भी कई बार मिक्सिंग होती है। उसके अंदर एक एर्गट नाम का
फंगस होती है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है शरीर के लिए, वो मिक्स कर देते हैं। इसके ऊपर मतलब काफ़ी पेनल्टीज़ भी हैं, सेक्शन 57, सेक्शन 58 और सेक्शन 91 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स दिए हुए हैं। जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम करता है अडल्ट्रेशन तो उसके ऊपर 25,000 से 50,000 जुर्माना है जी। और जो कोई सेकंड टाइम करता है उसके ऊपर 3 लाख तक का जुर्माना है। और अगर कोई तब भी ना सुधरे करता रहे तो उसके ऊपर 5 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है और 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा है। इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स की बात भी चल रही है और इसके लिए काफ़ी मेजर्स भी सरकार ले रही है, जैसे कई अवेयरनेस कैंप्स, भोग, अपना ईट राइट कैंपस, ऐसे काफ़ी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर विलेज में ऐसे अडल्ट्रेशन के ख़िलाफ़ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसके अंदर सरकार ने CCPA, एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेक्शन 10 क्लॉज 1 के तहत जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इन्होंने बनाई थी। जो CCPA का मेन जो पर्पज़ है वो है अपना सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। जैसे कि ये अब क्या करते हैं, टाइमली सैंपल्स लेते हैं इसको कर्ब करने के लिए, इसको रोकने के लिए अडल्ट्रेशन को। स्टेट में अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं, टाइमली इसके सैंपल्स लिए जाते हैं और जो भी कोई ऐसा करता है उसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाते हैं। और अगर कोई भी, मैं आप सबसे भी ये अपील करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी इंसान को देखें अडल्ट्रेशन करते हुए, आप एक फ़ोटो खींच के consumerhelpline.government.in की एक वेबसाइट है जो पोर्टल है, या FSSAI का पोर्टल है, उस पर आप ज़रूर इसके बारे में शिकायत करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को रोक सकें। बिल्कुल। सर, कई बार क्या होता है कि हम होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और खाने में कीड़ा निकल जाता है। ये अक्सर ही हमने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है और ऐसी आए दिन ये घटनाएं होती ही रहती हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि वो फूड बदल देते हैं या जो कंज्यूमर है उनके पैसे रिटर्न कर देते हैं। पर अगर कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा अवेयर है या कंज्यूमर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो क्या उस होटल पर भी लीगली कोई केस हो सकता है? जी ज़रूर। पहले आप देखिए, अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, वैसे इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सबको फूड सिक्योरिटी सेफ्टी लेजिस्लेशंस के तहत इनको बनाना पड़ता है। अपना सारा जो किचन एरिया है इनको नॉन टॉक्सिक मटेरियल यूज़ करना होता है उसमें सारा, क्योंकि इनकी लाइसेंस से पहले बिल्कुल सारी प्रॉपर इनकी चेकिंग होती है और इनको प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने पड़ते हैं। पर जैसे हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, अगर हमारे खाने में कोई कीड़ा वगैरह कुछ निकल गया हो तो हम फूड को ले सकते हैं और फूड का हम खुद ही सैंपल टेस्ट करा सकते हैं। सेक्शन 43 जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, सेक्शन 43, सेक्शन 45 में हम इस फूड का टेस्ट करा सकते हैं। और टेस्ट में अगर फूड इंजूरियस निकला या हार्मफुल निकला तो उसके जो भी हमारा टेस्ट का खर्चा है वो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमें देगी और होटल और जो भी रेस्टोरेंट है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई एज पर लॉ होगी। तो अगर आपके जैसे कीड़ा या कुछ निकलता है तो आप इसकी भी विद प्रूफ पहले आप रिड्रेसल के लिए आप मैनेजर से बात करिए। अगर वो कोई आपको स्ट्रिंजेंट मेजर लेते हैं इसके ऊपर तो ठीक है, अगर वो आपकी बात को अनसुना अनदेखा करते हैं तो आप इसकी कंप्लेंट कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पे या FSSAI के पोर्टल पे कर सकते हैं। जी सर, अब बात करते हैं आज का जो नया ट्रेंड चल रहा है कि हम ऐप्स के ज़रिए खाना जो है घर पर मंगवाते हैं और बहुत सारी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जो डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल जो है वो कई बार खाना जूठा कर देते हैं या उसमें खाना निकाल लेते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो केस किस पर होगा? वो कंसर्न्ड पर्सन पर जिसने जूठा किया है वो खाना या निकाला है या उसको ख़राब किया है, या ऐप वालों पर जिनके लिए वो काम कर रहा है, या कंसर्न्ड जो रेस्टोरेंट है जिन्होंने खाना भेजा है? कौन कानून के घेरे में कौन आएगा?
देखिए, वैसे ये अब यहाँ पे बात आ गई है वाइकेरियस लाइबिलिटी की। जैसे कोई कंपनी होती है, अगर उसका एम्प्लॉय कोई कुछ गलत करता है तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब जैसे पीछे एक केस भी आया था, वीडियो बहुत वायरल हुई थी, एक इंसान जो फूड डिलीवरी कर रहा था वो बीच में से खाना खा रहा था। तो उसके ऊपर पहले तो आप कंसर्न्ड ऐप्स में जाके उनके खिलाफ, कंसर्न डिलीवरी पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। वो ज़रूर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि जैसे एक्शन लिया था जो वो बंदा था, जो इंसान था जिसने खाना ऐसे निकाल कर खाया था, उसको निकाल दिया था जॉब से। लेकिन अगर आपको आगे भी इसके खिलाफ एक्शन लेना है, अभी बार बार ऐसा हो रहा है, कुछ मतलब मेजर्स नहीं ले रहे, प्रिवेंटिव मेजर्स कोई कंपनी नहीं ले रही, तो आप ये कंज्यूमर हेल्पलाइन या ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जितने भी, या अपना टोल फ्री नंबर्स हैं, इनके ऊपर आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं, तो आपका रिड्रेसल ग्रीवियंस का ज़रूर होगा। जी सर, नकली सामान की बात करते हैं। आज के समय में मार्केट में नकली सामान बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड नेम जो है वो यूज़ किए जाते हैं, तो इन पर भी कार्रवाई हो सकती है? जी ज़रूर हो सकती है। अब इसके अंदर भी देखो 2-3 तरह के एक्ट्स इसके अंदर भी आ जाते हैं। एक तो देखो आप ट्रेडमार्क्स एक्ट है, जैसे आप मतलब कोई आप क्लोथिंग अपैरल्स की बात ले लो, आप जैसे किसी भी कोई भी बंदा जो नकली सामान, जो काफ़ी पीछे बेंगलोर में, लुधियाना में, पटियाला में काफ़ी फैक्ट्री सीज की हैं जो नकली लोगोज लगा के कंपनीज़ के और नकली लगा के ऐसे चीज़ बेचते थे। सेक्शन 115 क्लॉज 1 है ये ट्रेडमार्क्स एक्ट का, जिसमें अगर कि कोई कंपनी का कोई मिसयूज़ कर रहा है ब्रांड का नेम, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर अब काफ़ी और चीज़ें आती हैं। अगर आपने कोई सामान मंगवाया, ऑनलाइन मंगवा लिया समझो, है ना, या कहीं से ले लिया, वो सामान आपको पता नहीं था भी नकली है, आपने वो असली समझ के लिया, कीमत आपने असली की अदा की, लेकिन सामान आपके पास नकली आ गया, तो आप सेक्शन 420, 406 इंडियन पिनल कोड के तहत भी आप उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके खिलाफ सेक्शन 420 और 406 के तहत, उसके इंडियन पिनल कोड के तहत उसको जो भी उसकी सज़ा बनती है सज़ा होगी। दोस्तों, वाकई ही जब हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं जिसे हमने बहुत मेहनत के साथ कमाया है, तो हमें अवेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने पीने के प्रोडक्ट्स को लेकर, क्योंकि सेहत से ऊपर कुछ भी नहीं होता। और इंसान, जैसे कि सर ने बताया कि दूध में सबसे ज़्यादा मिलावट पाएगी, तो अक्सर ही कहा जाता है बच्चों को भी दूध पियो, अगर आपने अच्छा बनना है दूध पियो। अगर मिलावट वाली चीज़ शुरू से हम बच्चों को देंगे तो कैसे हमारे देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित रह पाएगा? सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं जाते जाते थोड़ा सा अवेयरनेस इस चीज़ के ऊपर देना चाहूँगा। देखिए, हमारा जो देश है सबसे ज़्यादा, हमारा एक कृषि प्रधान देश है, अर्गेरियन स्टेट है इंडिया, है ना। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वेजिटेबल्स और भी चीज़ें, है ना, पर हम इन चीज़ों को वैल्यू एडिंग प्रोसेस नहीं कर पाते। हमारे यहाँ सिर्फ 6% ही ऐसी चीज़ें जो हम प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर 6% चीज़ें ही प्रोसेस हो पाती हैं। जबकि अगर हम यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, USA और कंट्रीज़ के देखें, वहाँ पे 60 से 70% वैल्यू एडिंग प्रोसेसिंग होती है। और इसके लिए ही ये बिल पास हुआ था, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल था 2006 में। इसी मुद्दे को लेकर ये बिल पास किया गया था, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अपनी चीज़ की कीमत सही मिल सके। क्योंकि जब तक कोई वैल्यू एडिंग हम प्रोसेसिंग नहीं होगी फूड की, है ना, तब तक हमें सही कीमत नहीं मिल पाएगी। खुली तो हम मंडी में बेच ही रहे हैं सब्जियां, अगर उसको हम पैक्ड करके या ब्रांडेड या लेबलिंग करके उसको प्रोसेसिंग करके बेचें आगे, है ना, तो हमें कुछ अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये ऐसे इंसान हैं जो आपसे, अब कई होटल्स रेस्टोरेंट्स वाले, आप बिल अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि हम बिल नहीं देखते, हम बिल पे कर देते हैं, उसमें नीचे सर्विस चार्जेस लगाए होते हैं जो कि देने कंपलसरी नहीं है। लेकिन इंसान ध्यान ही नहीं देता इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान को और भी काफ़ी टेंशन है, तो वो सोचता है भी मैं ये छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ना लूँ। पर
हमें ये ज़रूरी है हम सब के लिए भी, हमें अवेयर होना चाहिए और अपने आसपास लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहा हो उसके खिलाफ हमें ज़रूर कंप्लेंट करनी चाहिए, या हमारा रिड्रेसल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में हो। जैसे ये भी इसकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 1 से 20 लाख तक का है आपका तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में, 20 लाख से ऊपर का स्टेट में, 1 करोड़ से ऊपर का नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म में। अगर आपकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल में नहीं होती कंज्यूमर फोरम में, आप स्टेट में अपील डालिए। आप सेक्शन 70 के अंडर आपकी ट्रिब्यूनल में जाती है और सेक्शन 75 के अंदर, 76 के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील करिए, तो सुनवाई ज़रूर होगी। और कंप्लेंट ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे जो इंसान है अगर इनकी कंप्लेंट हम नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही लोगों का फ़ायदा उठाते रहेंगे। जी सर, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये एक टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही लोगों को इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से हम आज लोगों में अवेयरनेस थोड़ी बहुत लोगों को दे पाए और लोगों को बता पाए क्या क्या इसमें मेजर्स हैं। और मैं आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ, और आपके चैनल को जो आप ये मेहनत कर रहे हैं, आपकी इस मेहनत को ज़रूर भगवान आपको तरक्की दे। और धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाकई ही हम यही कहेंगे आखिर में कि जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।